इलेक्शन वाले टाइप में ना कुछ क्वेश्चन आपके हैं जो रिपीट भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगा इसमें। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देख करके चलते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 19 देखना। इलेक्शन टाइप में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन जो आते हैं ना आपके पेपर में वो 2 उम्मीदवारों के ऊपर ही आते हैं, 3 या 4 पर नहीं आता, ठीक है। आ भी जाए तो तीसरा उम्मीदवार वहाँ पर अलग पड़ा होगा, मतलब उसकी वैल्यूज बिल्कुल एकदम आप साइड में कर दोगे, बात 2 ही के बारे में हो रही होगी, ठीक। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को 41% वोट मिले, ठीक है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो 100 वोट थे उसमें से हारने वाले को कितने मिले, 41 मिले, और वो 5580 वोट से हार गया। तो बताइए टोटल वोट कितने थे, ठीक है। टोटल वोट 100 थे, जिसमें से 41 हारने वाले को मिले, तो इसका मतलब 59 जीतने वाले को मिले। तो मेरे हिसाब से वो कितने परसेंट से हारा, 18% से। क्वेश्चन बोल रहा है वो हारा है 5580 वोट से, मतलब 18% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी। बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 देखना है इसी का, एग्जाम्पल 20 जो है आपका। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का, वैलिड वोट्स, ये ध्यान रखो यहाँ पर, वैध मत मतलब वैलिड वोट्स की बात कर रहा है, का 55% वोट प्राप्त किए, ठीक है। तथा 20% वोट जो हैं वो अवैध घोषित हो गए, मतलब इनवैलिड हो गए। यदि टोटल वोट 7500 हों तो बताइए दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वोट प्राप्त किए। देखो भाई, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ वगैरह में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एज इट इज़ पूछता है। हारने वाले के वोट सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जिसमें पूछता है, आप डायरेक्ट आंसर लगा देना इसमें। जैसे आप यहाँ 7500 वाला क्वेश्चन देखो, वैल्यू चेंज नहीं करता इस वाले क्वेश्चन की, इसलिए बोल रहा हूँ डायरेक्ट लगाने के लिए। चलो जी, टोटल वोट 7500 इसमें गिवन है, जिसमें से 20% इनवैलिड हो गए। इसका 20% यानी 1/5 जो है वो बनेगा कितना, 1500 वोट इनवैलिड हो गए। तो इसका मतलब वैलिड वोट कितने हैं, 6000, ठीक है। इनवैलिड वोट का देखो, इसने ध्यान दो मैं क्यों वैलिड के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला वैलिड वोट का 55% जीतने वाले को मिले, टोटल का नहीं, वैलिड का। अगर 100 में से 55 जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को तो 45 मिले हैं ना। वैलिड वोट को अगर मैं 100% मान के चलूँ तो 55 उसके, तो इसका मतलब 45 हारने वाले के। तो इस 6000 का 45% कितना होगा, तो 6000 का 45% आपका 2700 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2700 वोट आपके हारने वाले को मिले, समझ आया। चलो नेक्स्ट आते हैं इसी पर, इलेक्शन वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 21। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 8% पीपल ऐसे थे जिन्होंने जो डिडंट कास्ट देयर वोट, जिन्होंने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया, ठीक है, डालने नहीं गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, टोटल वोट के, ध्यान दो यहाँ पर, उसने बोला टोटल वोट के 48% वोट लिए उसने, ठीक है भाई। ये टोटल आपके 100% वोट थे, जिसमें से 8% लोग वोट डालने ही नहीं गए, और जीतने वाले को 48% मिला है टोटल, ठीक है। अब 100 में से 8 ने डाला नहीं वोट, 48 पहले वाले को मिल गए, तो इसका मतलब बचे हुए 44 मिले होंगे दूसरे को। तो ये कितने परसेंट से हारा, 4% से। और वैल्यू में कितने से हारा, 1100 वोट से। अगर 4% की वैल्यू 1100 तो 100% की वैल्यू कितनी, 27500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ पर ये लैंग्वेज ना लिखी होती कुल मत, मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा होता कि भाई टोटल 100 वोट थे, जिसमें से 8 लोगों ने वोट नहीं डाला, जीतने वाले को 48% मिले। लेकिन 48% किसके मिले, हारने वाले के, सॉरी 48% किसके लगे मिले, जो टोटल वोट डाले गए उसके, या टोटल वोट के, ये मेंशन ना होता। जैसे यहाँ बोल दिया ना कुल मतों के 48%, यहाँ मैं आपसे सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि 100 वोट थे, 100 में से 8 लोग वोट डालने नहीं गए, जीतने वाले को 48 मिले, लेकिन कौन से 48 मिले ये मेंशन ना होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाते डाटा इनसफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि आपके पास डाटा सफिशिएंट नहीं है ये बताने के लिए कि ये 48 कौन से हैं, टोटल के 48 है या रिमेनिंग जो बचे कितने, 100 में से 8 वोट डालने नहीं गए, तो रिमेनिंग कितने बचे, 92, उस 92 का 48 है या 100 का 48 है, ठीक है, समझ आया, ओके। लेकिन अगर डाटा इनसफिशिएंट ऑप्शन में ना हो,
वैल्यू ही दे रखी हूँ। तो समझो भाई क्वेश्चन को, 100 वोट थे, 8 ने वोट नहीं डाला, 48 जीतने वाले को मिले, लेकिन 48 कौन से, 100 के या 92 के। अब क्वेश्चन फिर वही रेज हो गया, अगर 100 के हैं तो इसका मतलब 44 हारने वाले को, लेकिन अगर 92 कहते हो, अब 92 में एक बात समझो, अगर मैं 92 का 48% जीतने वाले को दे रहा हूँ तो रिमेनिंग तो 92 का 52% बचा, 52% बचा। क्या हारने वाले को जीतने वाले से ज़्यादा वोट मिल सकता है? नहीं ना। तो ये क्वेश्चन अपने आप ही किस तरफ घूम गया, 100 की तरफ, चाहे मेंशन हो या ना हो। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ ऐसी थी कि अपने आप ही 100 की तरफ जा रखा है। ठीक है, अगर वैल्यूज़ ऐसी होती कि वो 92 की तरफ जा रहा होता तो इसलिए मैं बोला कि डाटा इनसफिशिएंट आंसर लगाना है उस कंडीशन में। समझ आया भाई? बढ़ सकते हैं आगे। चलो जी, नेक्स्ट इसी में आता है क्वेश्चन नंबर आपका 22। देखो जी क्या बोलता है 22 कह रहा है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, मान लो टोटल x वोट थे, जिसमें से 10% ने वोट नहीं डाला, तो कितने बचे, 90% वोट डाले गए। डाले गए मतों के 10% इनवैलिड हो गए। ठीक है जी, 10% इनवैलिड हो गए तो इसका मतलब 90% तो वैलिड है। ठीक है, सफल उम्मीदवार ने 54% मत प्राप्त किया और वो 1620 वोट से जीत गया। अगर जीतने वाले को 54% मिले हैं, 100 में से 54 मिले हैं, तो हारने वाले को 100 में से 46 मिले होंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8% का। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस 8% है, तो उस 8% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1620। यहाँ से आपका x निकल के आ जाएगा कि x बराबर कितना हो जाएगा, काट पीट देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी 25,000। ठीक है भाई, टोटल वोट कितने थे, x थे, 10% ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने ने डाला, 90% ने, 100 में से 90 ने वोट डाला। ठीक है, जो वैलिड वोट थे वो कितने थे, 90%, क्योंकि 10% तो इनवैलिड हो गए, 100 में से 10 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने, 90। जीत और हार का अंतर कितना है, 8% का, 100 में 8 का अंतर है, और वो वैल्यू अंतर कितना दे रखा है, 1620। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो, इलेक्शन वाले पार्ट पर ही आपका एक क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पर, 134 132 कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, इलेक्शन पे 156 है। वन 156 पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होता है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका जो यहाँ पर रिपीटेड में मैं बोल सकता हूँ कि परसेंटेज वाले चैप्टर में आपका रिपीट होता है। बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 वोट इनवैलिड हो गए। 68 वोट इनवैलिड हुए, 68% नहीं बोल रहा। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% वोट वैलिड वोट्स प्राप्त किए। करेक्शन कर लेना, ठीक है, अपनी बुक में वैलिड वोट्स का मत प्राप्त किए और वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े। ठीक है भाई, इनवैलिड कितने हैं, इनवैलिड वोट्स हैं 68। तो जो डाले गए वोट हैं उसमें तो वैलिड और इनवैलिड दोनों आएंगे। इनवैलिड की तो मुझे संख्या पता चल गई, कितनी है, 68। अब निकालते हैं वैलिड वोट्स कितने हैं। तो वैलिड वोट्स में मानता हूँ 100% है, जिसमें से 52% जीतने वाले के, तो इसका मतलब 48% हारने वाले के। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4%। इस 4% की वैल्यू 98 दे रखी है, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी, तो वैल्यू आ गई 2450। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान दो तो ऑप्शन में 2450 भी अवेलेबल है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, 2450 टोटल वैलिड वोट्स आए हैं, जबकि आपसे पूछ रहा है टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स तो सारे आएंगे ना, जो वैलिड और इनवैलिड दोनों हैं। तो 2450 प्लस में 68 यानी 2518 वोट्स आएंगे आपके। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जो इसमें रिपीट होता है। ठीक है जी, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन पर, जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन था ना आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जीतने वाले ने कुल
मतों के 48% मत लेकर दूसरे को 1100 से पराजित कर देते, तो चुनाव में कितने मतदाता थे। ऐसा ही एक रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि भाई 10% ने वोट नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला, जैसे यहाँ 8% दिया ना, ऐसे यहाँ बोल रहा 10% ने नहीं डाला। ठीक है जी, जो जीतने वाला है उसको 43% वोट मिला। वैल्यू याद नहीं आ रही भाई इसकी, चलो बाद में कराते हैं इस वाले क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू याद नहीं आ रही, वैसे मोटा मोटा वो छोटे वाली RS अग्रवाल में है, मुझे वैल्यू याद नहीं आ रही है उसकी। 48% जीतने वाले को मिला। ठीक है, अगर जीतने वाले को ये मिला, और उसमें बोल रहा था जीत और हार का अंतर 308 वोट्स का है। $308 वोट का जीत और हार का अंतर है। और उसमें एक बात और बोली गई थी कि 60 वोट्स इनवैलिड हुए। ठीक है, तो बताओ टोटल वोट्स कितने। अब एक बात बताओ, टोटल 100 वोट थे, इस 100 में 10 ने तो वोट ही नहीं डाले, जीतने वाले को ये मिल गए 48। भी नहीं थे, ये 43% ही है, 43% लेते हैं, जीतने वाले को 43% मिल गया। बस यहीं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये जो 60 वोट इनवैलिड है ये अलग से ना दिए होते तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल इसी की तरह करते कि टोटल वोट थे 100, जीतने वाले को मिले कितने भाई, सॉरी 43 भी नहीं है भाई, ये 47% है, आ गया मुझे याद में, 47% जीतने वाले को मिले, जीतने वाले को 47% मिले। तो 47 और 10 कितना हो गया, 57, बच गए कितने 43%। ऐसे ही तो करते ना हम इस क्वेश्चन को कि भाई टोटल 100 थे, 10 ने वोट नहीं डाला, 47 जीतने वाले को, तो हारने वाले कितने 43। और इस तरीके से मैं देखता हूँ भी दोनों का डिफरेंस कितना आया, 47 - 43 यानी कितना 4%। और उस 4% की वैल्यू कितनी है, 4% की वैल्यू कितनी है 308। आप ऐसे ही तो करते ना इस क्वेश्चन को, अगर करते तो। अगर ये 60 वोट ना होते, ये वाले 60 वोट्स इनवैलिड वाले जो अलग से दे रखे हैं ये ना दिए होते, तो आप इस क्वेश्चन को ये करते 100 में से 10 ने वोट नहीं डाला, 47 जीतने वाले के, 43 हारने वाले के। भाई 100 में से ये तो दोनों चीज़ें फिक्स कर रखी है ना कि 10 तो वोट डालने ही नहीं गए, जीतने वाले को 47 मिल गए, तो बचा क्या 43 बच गया ना, तो 43 किसके खाते में जाएगा, हारने वाले के। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना गया 4%, उसकी वैल्यू कितनी है 308। ठीक, अब क्वेश्चन पर आओ, बोल रहा है 60 वोट इनवैलिड हुए हैं। भाई ये तो फिक्स है ना 10, ये 47 भी फिक्स है, तो ये 60 कहाँ पर, अब बचे कितने पास मेरे पास वोट, या तो हारने वाले के जो वोट हैं वो बचे हुए हैं और 60 इनवैलिड बचे हुए हैं, टोटल वो कितने मार रखे हैं 43 में। तो इसका मतलब 43% - 60 मिले हारने वाले को, क्योंकि 60 वोट अलग से इनवैलिड हुए हैं। इस 100% को मैं ऐसे तो लिखूंगा 10, 47 और हारने वाले के कितने 43% - 60। ठीक है, और 60 ही इधर चले गए। इसको ऐसे मत लेकर के जाना दिमाग पर कि भाई हारने वाले में से कम कर रहे हैं, इसको ऐसे समझो कि ये दोनों फिक्स वैल्यूज़ हैं, इनमें आप चेंज नहीं कर सकते। बचा क्या 43%, उस 43 में से 60 घटा रहे हो आप। ठीक है, वो 43 चाहे किसी का भी बचा हुआ है, वो 43 किसका बच रहा है, हारने वाले का। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस आप जब निकालोगे तो 47 - 43 कितना हो गया 4%, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो जब आप इसका डिफरेंस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 4% प्लस में 60 बराबर 308। तो 4% बराबर आ गया आपका कितना 248। अब आप निकाल सकते हो कि भाई 4% की वैल्यू 248, तो पूरे 100% की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये 6, ये 2, 6200 आपका टोटल आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से है, जो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था रिपीट होता है। ठीक है, ये इलेक्शन वाला टाइप आपका ख़त्म हुआ है यहाँ पर। अभी एक नेक्स्ट टाइप आता है आपका न्यू वैल्यू, न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस का। ठीक है, इसके ऊपर और बात करते हैं। नया भाव पुराना भाव,
एग्जाम्पल नंबर 26 देखना, बोल रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो बताइए चाय का पहले वाला भाव क्या था और चाय का पुराने वाला भाव क्या है। देखो ये फॉर्मूला है आपका न्यू प्राइस और एक है ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस में क्या है, परसेंटेज अपॉन में 100 इंटू में रुपीज़ इंटू 1 अपॉन में क्वांटिटी, और क्वांटिटी यहाँ पर एक्चुअल आएगी पूरी, ठीक है। रुपीज़ पर केजी है तो यहाँ केजी में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पाएगा परसेंटेज अपॉन में 100 प्लस माइनस परसेंटेज, जितने परसेंट की बढ़ोतरी या कमी हो रखी है, ठीक है, इनटू में रुपीज़ जितने रुपए खर्च करने पर, अपॉन में 1 अपॉन में क्वांटिटी, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले उतार लेना, बढ़िया फॉर्मूले हैं एकदम, और इनके ऊपर क्वेश्चन आपका बन जाता है भाई, ठीक। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन में बोल रहा है चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव और नया भाव बताइए। देखो यहाँ तो बोल दिया पहले वाला भाव मतलब ओल्ड प्राइस। इन क्वेश्चनों की मेन चीज़ यही है कि आप पेपर में यही नहीं पहचान पाओगे कि ओल्ड प्राइस की बात कर रहा है या न्यू प्राइस की बात कर रहा है, और ऑप्शन में दोनों अवेलेबल होंगे, ठीक है। ये भी नहीं कि भैया एक निकाल लिया देख लेंगे वो ऑप्शन में है या नहीं है, दोनों अवेलेबल रहेंगे, न्यू भी और ओल्ड भी। बस ये पहचानना है आपने कि नए की बात कर रहा है या पुराने की, वो भी मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। यहाँ समझो भाई 10% की कमी हुई, अगर मैं न्यू प्राइस निकालूँ तो ये हो जाएगा 10 बटे में कितना 100 इंटू में रुपीज़ कितने 270 खर्च कर रहा हूँ, इंटू क्वांटिटी कितनी है 250 ग्राम, ठीक है। तो 1 अपॉन में 250 बटे 1000, मैंने बताया था ना वैल्यू एक्चुअल लिखी जाएगी, ग्राम है उसको केजी में चेंज किया है मैंने, ठीक है। क्योंकि हमारे जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो लिखे जाते हैं रुपीज़ अपॉन में केजी, रुपीज़ पर केजी, ठीक है। ऊपर रुपीज़ है तो नीचे क्या आएगा केजी आएगा, क्वांटिटी पूरी आएगी। रुपीज़ पर दर्जन, ठीक है, रुपी पर मीटर। तो आप जो भी जैसे यहाँ 250 ग्राम है ना, तो ग्राम को आप केजी में चेंज करोगे, तो ये यहाँ पर आ गया 4, ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा, ये एक जीरो से ये वाली और इस वाले जीरो से ये गया, ये आ गया 27 इंटू में 4 यानी 108 रुपीज़ पर केजी। ये आपका न्यू प्राइस आ गया। और यही चीज़ अगर मैं ओल्ड प्राइस निकाल रहा होता तो मैं करता 10 और 10 की कमी आ गई 100 में, तो यानी कितना रह गया 90, है ना। 100 प्लस माइनस है ना, माइनस किया है 10, ओके समझ आया। इंटू में 270 इंटू 1 अपॉन में क्वांटिटी कितनी, वही 1/4 कर लूँगा 250 ग्राम को, 0 से 0 और 9 से यहाँ पर आ गया 30, और ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा यानी 120 रुपीज़ पर केजी, 120 रुपीज़ पर केजी। समझ आया। न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस फॉर्मूला मेन है, और फॉर्मूला लगाना कैसे है वो देखो अभी क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना है इसका 65 और 67। देखो इस 65 में बोल रहा है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। नहीं ये तो नहीं है इसका, कि परिवार के खर्च ना बढ़े, ये नहीं है इसका, 65 नहीं है, ठीक है। इसका 89 90 91 है, 89 90 91। देखो 89 इसमें देखो, इसमें लिख रहा है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक है, सेब के मूल्य में कितनी कमी होगी 25%। घटा हुआ मूल्य पूछ लिया मतलब आपसे न्यू प्राइस की बात कर रहा है, घटने के बाद का मूल्य पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब आपसे न्यू प्राइस की बात कर रहा है। पहचान यही करनी है आपने बस कि न्यू प्राइस या ओल्ड प्राइस। तो उसने पूछा घटा हुआ मूल्य बताइए प्रति किलोग्राम कितना है, यानी न्यू प्राइस पूछ रहा है, तो 25/100 इंटू में कितने 240 रुपये खर्च कर रहे हो, ठीक है, और कितने फालतू ले रहे हो 2 kg, तो 25 से यहाँ पर 4 4 दुनिया 8 से यहाँ पर आ जाएगा 30 रुपीज़ पर kg आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, देखो यदि मिटाने वाली रबड़ के भाव में 25% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है।
1 रुपये में प्राप्त रबड़ की संख्या। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में पहचानो न्यू प्राइस की बात कर रहा है या ओल्ड की बात कर रहा है, इस क्वेश्चन को पहचानो आप लोग, न्यू की बात की या ओल्ड की बात की। कहीं मेंशन है नहीं है ना, सिर्फ आपसे पूछ रहा है 1 रुपये में प्राप्त रबड़ की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज देखो तो उसने बोला यदि कमी हो जाए तो, इफ़, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता वो कर देता, ठीक है, यदि की बात कर रहा है, हुआ नहीं है अभी। अगर कमी हो जाएगी तो वो 2 रबड़ और अधिक ले सकता है, कमी हुई नहीं है। और वो पूछ रहा है अभी कितना मिलती है आपको 1 रुपये में, तो इसके मतलब आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है और फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2 ज़्यादा आ सकती हैं, ठीक है। और वैल्यू पूछ रहा है प्रेजेंट की, मतलब आपसे ओल्ड प्राइस पूछ रहा है, न्यू प्राइस नहीं पूछ रहा। तो आपसे इस वाले में ओल्ड प्राइस पूछा गया, कितनी कमी हुई 25% की, तो 25 बटे में 75 आ जाएगा, 100 - 25 इनटू में कितने रुपए, 1 रुपये खर्च करने पर कितनी रबड़ एक्स्ट्रा आ जाएंगी 2, तो 25 से यहाँ पर 3, यानी अभी आती हैं 1/6, 1 रुपये की 6, है ना। कहीं अगर ऐसा भी लिखी हो ना, इतने की मैंने इतनी ली, 1 की 6 की भाव से ली, तो 1 की 6 की मतलब 1 रुपये की 6 ली, क्योंकि रुपीज़ ऊपर आते हैं और क्वांटिटी नीचे आती है। रुपीज़ पर केजी लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है, रुपीज़ पर क्वांटिटी लिखते हैं, मतलब 1 रुपये की आप कितनी ले रहे हो, 6 ले रहे हो, यानी इस टाइम 1 रुपये की 6 रबड़ आ रही है, ठीक है। समझ आया। क्वेश्चन में आपने सिर्फ ये समझना है कि वो आपसे न्यू प्राइस की बात कर रहा है कि ओल्ड की बात कर रहा है, बस इस बात का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं आपसे, इसी का 91 देखना। 91 देखो, 91 में क्या बोल रहा है, एक वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। खरीदी नहीं गई है, खरीदी जा सकती है अगर इतनी कमी हो जाए। तो घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, यहाँ तो अपने आप ही पता चल गया कि मतलब ओल्ड प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है, कर लोगे ना, न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस, ओके। चलो जी, एग्जाम्पल में एक लास्ट टाइप है आपका, उस पर और बात करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस के टाइप पर जाएंगे। एक लास्ट टाइप आपका एग्जाम्पल में बच जाता है, जो ये है आपके क्वेश्चन, इसमें हम CI का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ, डेप्रिसिएशन और पॉपुलेशन। देखो अगर आपको ध्यान हो, मैंने SI CI कराया था, तो CI के लिए हम जो बेसिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में R/में 100 की पावर n जहाँ पर समय होता है, ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अमाउंट आपका मिश्रधन जिसमें मूल और ब्याज दोनों जुड़ा होता है, प्रिंसिपल आपका मूलधन, और R आपकी रेट और n आपका समय, ये लेकर के चलते हैं हम लोग, इस वाले फॉर्मूले पे करते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज़ होता है, CI निकालने के लिए और पॉपुलेशन निकालने के लिए, 2 जगह यूज़ हो सकता है। और इसी फॉर्मूले में अगर मैं माइनस लगा दूँ यहाँ पर P1 - R/100 की पावर n कर दूँ, तो ये फॉर्मूला आपका मिक्सचर एलिगेशन में करा चुका हूँ आप लोगों को, मिक्सचर एलिगेशन में यूज़ हो जाएगा और आपका डेप्रिसिएशन में यूज़ होगा। ये जो अभी डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, मूल्य ह्रास वाले, ठीक है, यहाँ दोनों जगह यूज़ हो जाएगा, ये प्लस की जगह अगर माइनस लगा दिया जाए। चलो जी, आते हैं क्वेश्चन पर। देखो उसने बोला एक कस्बे की जनसंख्या 176400 है, इसमें 5% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है, ठीक है। पॉपुलेशन कितनी है अभी 176400, रेट परसेंट कितना है 5%, ठीक है, हर साल इतना वृद्धि हो जाती है। तो 2 साल बाद कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी, और 2 साल पहले कितनी थी, ठीक है। यहाँ पर आपने पूछा 2 साल बाद कितनी होगी। अब समझो भाई, जो आज की वैल्यू है वो फ्यूचर के लिए तो प्रिंसिपल है, और जो आज की वैल्यू है वो पास्ट के लिए तो अमाउंट है ना भाई। एक वैल्यू x रही होगी जो आज बढ़ करके ब्याज लग करके इतनी हो गई, ठीक है। आज जो वैल्यू है वो ब्याज लग करके कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की जो वैल्यू है वो फ्यूचर के लिए प्रिंसिपल है और पास्ट के लिए वो क्या रही होगी, अमाउंट रही होगी। आप लोग क्या गड़बड़ कर देते हो कि यहाँ पर माइनस लगा देते हो प्लस की जगह, ठीक है। पहले ही बता दूं, जनसंख्या अगर वो बोल रहा है घट रही है, घटती दर पर है, तो ही माइनस लगाना है। अगर वो नहीं बोल रहा है ना, तो फिर आप प्लस पे ही लेकर के चलोगे। बस फ़र्क ये पड़ जाएगा कि पास्ट पे क्वेश्चन पूछता है और आप प्लस की जगह माइनस लगा के आंसर लगा देते हो, ठीक है, ये गड़बड़ करते हो, लगेगा प्लस ही। बस ये क्वेश्चन पास्ट के लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 176400 तो आपका अमाउंट हो गया ना। एक P रुपये थे, एक P पॉपुलेशन थी जो कि 5% रेट से बढ़ी,
कितने साल, 2 साल, और बढ़ करके कितनी हो गई, 176400 हो गई। तो हो जाएगा 176400 इक्वल्स टू P इंटू में 441 बटे में 400, इससे काट दोगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, ये हो जाएगा 160000, यानी 1,60,000 जो पॉपुलेशन थी ना वो 5% की रेट से बढ़ के आज कितनी होगी, 1,76,400 हो गई। ये जब पास्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फ्यूचर के लिए करूँगा तो ये 176400 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। जब मैं फ्यूचर पर बात करूँगा तो भाई कितना हो जाएगी 2 साल बाद, आज कितनी है 176400 है, किस रेट से बढ़ रही है, 5% के रेट से बढ़ रही है। कितने साल, 2 साल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 176400 इंटू में 441 अपॉन में 400। जब आप इसको सोल्व करोगे इससे कट के 441 आ गया और ये 194481 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, मतलब जो आज वैल्यू है वो फ्यूचर के लिए प्रिंसिपल है और पास्ट के लिए वो क्या है, अमाउंट है। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर आप प्लस की जगह माइनस लगा देते हो, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। इस वाली वैल्यू को आप प्रिंसिपल ही मान लेते हो पास्ट में भी, और यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा के सोल्व करते हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। जैसे एग्जाम्पल नंबर 18 है आपका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 में देखो, 18 में बोल रहे हैं एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है 2 वर्ष बाद। अवमूल्यन मतलब डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोई भी आप फ़ोन वगैरह कुछ भी लेने जाओगे, आपने फ़ोन खरीदा 10,000 का या 20,000 का आपने फ़ोन खरीदा, आप 1 साल बाद बेचने लग जाओ तो 20,000 का बिक जाएगा नहीं ना। क्यों, क्योंकि आपने मशीनरी यूज़ करी है तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कितना लग रहा है, 10% ईयरली लग रहा है, और 2 साल बाद पूछा उसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई आज 1,20,000 है, आज तो प्रिंसिपल ये है ना, किस रेट से घटा, 10% के रेट से घट रहा है। कितने साल तक, 2 साल तक। ठीक है, 2 साल तक। ये आ गया आपका 1,20,000 इंटू में 9/10 इंटू 9/10। सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, यही आ जाएगा 97200। 1,20,000 कर लिया था, जो अब कितने की होगी मशीनरी, वो 97200 की होगी। तो ये आपका इसमें मशीनरी के ऊपर क्वेश्चन थे आपके, जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो। ठीक है जी, कर लोगे ना इस पर क्वेश्चन, ओके।